हाय प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना। ये हमारे स्टेट के बारे में जितना भी फैक्चुअल डेटा है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहे भले ही कोई तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको अपने राज्य के बारे में तो पता होना चाहिए। कहीं पर आपसे पूछ लिया जाता है फिर आपको अपने राज्य के बारे में पता ही नहीं कि उसका राजनीतिक और प्रशासनिक क्या उसका जो है संरचना है ना। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से नोट करना है और उसको मेमोराइज भी करना है, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में जितने भी आप एग्जाम देने वाले हैं उन सब में ये आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे प्रदेश का नाम जो उत्तर प्रदेश है, बेसिकली ये 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम जो है ये जाना जाता है। आधिकारिक रूप उत्तर प्रदेश का जो आता है वो 24 जनवरी 1950 से आता है, ये ध्यान रखना। अब प्रदेश की राजधानी हम और आप सब लोग जानते हैं कि लखनऊ है, लेकिन लखनऊ राजधानी ये पूर्णतया बनी कब, ये ध्यान देने वाली बात है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे 1921 से ये आंशिक रूप से राजधानी हुआ करती थी हमारी लखनऊ, लेकिन 1935 से फिर ये पूर्णतया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बन गई। तो अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि भाई उत्तर प्रदेश की पूरी तरीके से लखनऊ राजधानी कब बनी, तो क्या आंसर होगा? 1935। और अगर आंशिक रूप से रहे तो हम क्या बताएंगे? 1921। ये पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये हमें याद रखना है। बाकी अगर ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश हमारा राज्य जो है इसका पुनर्गठन कब हुआ है, तो याद रखना है 1 नवंबर 1956 को। याद रखना है 1 नवंबर 1956 को हमारे यूपी का पुनर्गठन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। चलिए, ये थोड़ा सा जो है टेक्निकल इशू है इसमें, कोई बात नहीं। इन सब चीज़ों को एक साइड में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो है विभाजन कब होता है, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश से आपके 2 राज्य बनते हैं, एक तो उत्तर प्रदेश खुद ही है और दूसरा आपका है यूके यानी कि उत्तराखंड। तो प्रश्न अगर ये बना दिया जाए कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होकर के कब अस्तित्व में आया, तो आंसर होगा 2000। और कभी कभी मंथ भी पूछ लेते हैं, तो 9 नवंबर। हाँ, नवंबर मंथ में तारीख कितनी थी? 9। ठीक है, और उत्तराखंड में 13 पहाड़ी जो थे उन जिलों को काट करके उत्तराखंड बनाया गया था। 13 जिले हैं उत्तराखंड में। फिर हम ये बात करें कि हिंदी जो है वो राजकीय भाषा के रूप में कब स्वीकार की गई, तो आंसर होगा 1947। और अगर यही प्रश्न बना दिया जाए तो उर्दू को कब राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो 1989। और फिर ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको हम आप यहाँ देख रहे हैं, जानते भी हैं, नहीं जानते हैं तो रिवाइज हो जाएगा। तो राजकीय पक्षी हमारा क्या है? सारस है यूपी का। और यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष क्या है हमारे यूपी का? अशोक है। और देखो, वृक्ष और पुष्प में ध्यान रखना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि जब राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो अशोक लगाएंगे, और पुष्प पूछा जा रहा है तो पलाश या फिर इंग्लिश में टेशु। अच्छा, इसको कब एक्सेप्ट किया गया था राजकीय पुष्प के रूप में, तो आंसर हो जाएगा 4 जनवरी 2011 को। हाँ, वेरी गुड। और राजकीय खेल क्या है हमारा? है हॉकी। क्या है? हॉकी है। फिर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो आप देखते हैं उसमें क्या है भैया? एक वृत्त दिखाया गया है, एक वृत्त में 2 मछली हैं और एक तीर धनुष। जो यूपी का सिंबल आपने देखा होगा, हर जगह यूपी गवर्नमेंट में सिंबल होता है, उसमें एक वृत्त, 2 मछली और एक तीर। तो प्रश्न ये बना दिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा राजकीय चिन्ह में सम्मिलित नहीं है, तो आपको दे देंगे वृत्त है मछली, तीर, धनुष, या फिर आपको कोई और ऑप्शन दे देते हैं शेर। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 ही चीजें हैं, चौथी नहीं है। ठीक, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, ये हमसे पूछा जा सकता है। बाकी आगे यहाँ देख रहे होंगे, अब यहाँ पर प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप, मतलब हमारे यहाँ पर जो विधानमंडल है
वो कैसी है। तो बहुत सारे राज्यों में एक सदन है, वहाँ पर हमारे यहाँ पर दो सदन है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि इंग्लिश में बोला जाए बाइकैमेरल सिस्टम है। अब ये द्विसदनात्मक क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूँ आपको। देखो इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेचर, क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर, यानी कि विधानमंडल। अब यहाँ पर दो भाग हैं हमारे विधानमंडल के, एक तो है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि एक है विधानसभा और दूसरी है विधान परिषद। अच्छा, विधानसभा में क्या होते हैं, इसमें एमएलए होते हैं, यानी कि जिनको हम विधायक बोलते हैं। जितने सारे विधायक होते हैं वो कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में, और इनका ही प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिन्हें हम और आप चुन करके भेजते हैं। जो हैं ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें एमएलसी होते हैं। कौन होते हैं, एमएलसी, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य। इनको हम लोग नहीं चुनते हैं, इनका जो होता है इनडायरेक्ट चुनाव होता है। अब इसमें एक चीज समझ लो, जितना भी आप द्विसदनात्मक व्यवस्था देखेंगे, हर जगह आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, जो भी परिषद होता है या जो दूसरा सदन होता है जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ट्रिक समझ लो, उसका कार्यकाल हमेशा 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 6 वर्ष। और जिनका चुनाव जनता करती है उनका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का होता है जी। और दूसरी बात याद रखूं, जिनका चुनाव हम लोग नहीं करते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट होता है, उनके अंदर एक खास बात ये होती है कि इसको हम अपर हाउस बोलते हैं, उच्च सदन, और जिनको हम लोग चुनते हैं उन्हें हम लोअर हाउस बोलते हैं, यानी कि निम्न सदन। यानी कि प्रश्न ये हो जाए कि यूपी में निम्न सदन किसे कहते हैं, तो विधानसभा को। उच्च सदन कौन सा हुआ, विधान परिषद को। विधान परिषद का कार्यकाल कितना है, कितने साल का, 6 साल का। विधानसभा का कार्यकाल कितना है, 5 साल का, 5 साल का। अब याद रखना, उच्च सदन कभी भी भंग नहीं होता है, उसे आप भंग नहीं कर सकते हैं। ये 5 साल से पहले भंग हो सकता है, निम्न सदन। तो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सेंट्रल लेवल पर देखेंगे तो वहां पर भी द्विसदनात्मक है, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा में हम और आप एमपीज को भेजते हैं तो लोअर हाउस होगा, जो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं उन्हें हम अपर हाउस में बोलेंगे। राज्यसभा में, राज्यसभा कार्यकाल 6 साल, लोअर हाउस का 5, वैसे यहाँ पर भी है, वही सिस्टम चल रहा है। तो उच्च सदन जहां भी होगा वो कभी भंग नहीं होता है। तो प्रश्न ये आ जाता है कि इनमें से कौन सा सदन भंग किया जाता है, तो निम्न सदन। निम्न सदन को लोअर हाउस बोलते हैं, प्रिय सदन भी बोलते हैं, ठीक है, जनता का सदन भी बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब अगर प्रश्न क्या आ जाए कि विधानमंडल जो है हमारे यहाँ पर वो कैसा है, एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक, क्या आंसर हो जाएगा, द्विसदनात्मक। समझे हो नहीं मेरे लाल जी सर। इसमें देखो विधानसभा, टोटल जो हमारे यहाँ पर विधानसभा है उनके सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन होता है। 403 एमएलए हमारे यहाँ पर हैं और प्लस एक एंग्लो इंडियन उसमें होता है, तो टोटल कितने हो गए, 404 बात समझ में आई। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधायक बनते हैं भाई। विधानमंडल यानी कि विधानसभा, और विधानसभा सदस्य मतलब विधायक, बस खत्म। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सदस्य मतलब क्या, तो सिंपल सी बात, सदस्य मतलब विधायक है ना, चचा विधायक है नहीं, रौले में रहते हैं सब। अब यहाँ समझो विधान परिषद भी हमारे यहाँ है, तो विधान परिषद की संख्या कितनी हमारे यहाँ पर है, 100 है। एमएलसी बनाए जाते हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी थे, इलेक्शन हार गए थे, फिर उन्हें क्या हुआ, एमएलसी बना दिया गया, बाद में उन्हें फिर से मंत्री परिषद दे दिया गया। तो ये होता जुगाड़ भैया जी, यूपी में जुगाड़, इंडिया में जुगाड़ बहुत चलता है। आगे देखो, अब हमारे यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए एमपी की टोटल सीट कितनी है, यानी कि लोकसभा सदस्यों की सीट कितनी है, 80। भाई एमपी कहाँ बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद भवन में बैठते हैं, कहाँ हुई, लोकसभा में। तो टोटल अगर ये बता दिया जाए कि लल्ला हमारे यहाँ पर सांसद कितने बनी ही, तो कहाँ आंसर बताइए, 80। ठीक है, देसी बातों समझो। आगे राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 31। मतलब देखो टोटल समझो, टोटल राज्यसभा सीटें हैं 250, वर्तमान में 245, ठीक है ना। वैसे लोकसभा में टोटल सीटें हैं 545 वर्तमान में, और टोटल है 552। बात समझ रही हो मेरी, यानी कि ये 545 आप सांसद बना करके भेजेंगे, दिल्ली में बैठेंगे लोकसभा में, बात समझ रहे हो जी, वर्तमान में। और वैसे टोटल कितनी संख्या है, 552। तो प्रश्न अगर ये बना दिया जाए कि टोटल एमपी जो है यानी कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 552।
उसमें 2 एंग्लो इंडियन, वर्तमान में 545, और वैसे ही वहाँ राज्यसभा भी है। तो राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हैं? 250। अब अगर प्रश्न ये आ जाए कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्यसभा में सदस्य चुन करके जाते हैं, तो आंसर हम लोग क्या लगाएंगे? 31। बोलो, बात समझ में आएगी नहीं? जी सर। पहले 10 समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो। माहौल बन रहा है, माहौल है, मन लगा करके पढ़ते रहो इसे। चलो भैया, वेरी गुड। ये बड़ी समस्या हो जाती है। चलो, अब यहां ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे हमारे यहाँ जो विधान परिषद है, ठीक है ना, यानी कि जो अपर हाउस है, उच्च सदन, वो कब बना था? तो आंसर हो जाएगा 1921 में। एकदम पॉइंट पॉइंट सारा सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश का चाहे पीसीएस हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, यूपी स्पेशल आते ही आता है। अब मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको ये रामबाण तरीके से काम करेगी। चाहे आप पेट का एग्जाम दो, उसमें भी आएगी। तो कक्षा 12 वाले जो आप लोग हैं, 12 पास करके जाएंगे, तो इसको तो पढ़ना पड़ेगा। अभी से देख लो, सारी चीज इंपॉर्टेंट है। जी सर। फिर यहाँ पर विधानसभा, विधानसभा कब होती है? 1937 में। अच्छा, ध्यान देना, 1937 पहले हमारे उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत बोला जाता था। 1937 के बाद में ये उत्तर प्रदेश होता है, ठीक। तो उसी समय पर विधानसभा का गठन हुआ था। तो प्रश्न आ जाए कि राज्य की विधान सभा का जो है प्रथम गठन कब हुआ था? 1937। अच्छा, राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो भैया जी देख लो, कितनी बार? 10 बार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता है। राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल, अंडर आर्टिकल 352, कितना मेरे लाल? 352। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वो इंडिया के किसी भी पार्ट में या पूरे कंट्री पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो यूपी में कितनी बार लग चुका है? 10 बार। यूपी अपना महान है भाई। अच्छा, अगर प्रश्न आ जाए कि भाई हमारे यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो क्या बताएंगे? गोविंद बल्लभ पंत। हाँ, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। ये भैया जी 46 से 54 तक रहे। ये प्रश्न बन जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पेट वगैरह में या यूपी टेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। और पहले राज्यपाल कौन है हमारे यहाँ पर? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। अब यहाँ राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री, ये पहले तो प्रथम पुरुष थे, अब अगर द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुश्री मायावती। कितनी बार बनी है मुख्यमंत्री? 4 बार। ऑन रिकॉर्ड है भाई साहब इनका, कर्रा वाला। चलो, अब ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है। एक बार प्रश्न आया था कि प्रथम विधान परिषद सभापति कौन है? तो श्री चंद्र भाल, ये क्वेश्चन आया है, पूछा जा चुका है। प्रथम विधान परिषद सभापति। हाँ, मतलब जो विधान परिषद होती है जी, उसके सभापति रहे ये, चेयरमैन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पहले कौन है ये? तो श्री चंद्रभाल आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रदेश में जिले व मंडल कितने हैं? तो हमें सबको पता है 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। अब एक चीज समझ लो, अभी गोरखपुर में एक नया राज्य बनने वाला है, मतलब सॉरी जिला बनने वाला है। तो अगर वो बन जाता है तो अब उत्तर प्रदेश में टोटल 76 जिले हो जाएंगे। हालांकि आज की डेट तक, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक आपके 75 ही है। अच्छा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 17 मार्च 1866। भाई हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है अपना मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पर यूपी में कब स्थापना होती है इसकी? 1866, इलाहाबाद की। उत्तर प्रदेश में ओम्बुड्समैन यानी कि लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त जो है अधिनियम के तहत, किसके तहत आया है? 1975। मतलब जो लोकायुक्त की स्थापना मान लो कब, किसके अधिनियम के अंतर्गत हुई है? तो 1975। अब उसमें प्रथम लोकायुक्त कौन हमारे यहाँ पर है? तो याद रखना है, न्यायाधीश विशंबर दयाल। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न अभी तक नहीं आया है, हमको लगता है इस बार ये आ सकता है आपका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा और देख लो। वर्तमान में, अब देखो, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त ये अभी का है, कौन है? न्यायाधीश संजय मिश्र, ठीक है, ये 7 में है। ये भी याद रखना, कभी कभी नंबर पूछ लेते हैं कौन से नंबर के हैं। तो वर्तमान में लोकायुक्त कौन है उत्तर प्रदेश के? संजय मिश्र। संजय मिश्र हो गए। अब ये कौन से नंबर के हैं? 7 में। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कौन से नंबर के हैं? 7वें नंबर के हैं।
अच्छा, पंचायत चुनाव लड़ने हो तो निर्धारित आयु कितनी है? 21 वर्ष। कितनी है? 21 21 वर्ष। अच्छा, ये तो पंचायत चुनाव हो गया। मान लो आपको एमपी का लड़ना हो तो 25 साल, और अगर आपको राज्यसभा का लड़ना हो तो 30 साल। 30 साल। ये उम्र आपकी अलग अलग है, इन्हें हमें याद रखना है, ठीक। बाकी राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित पद कितना है? 1/3, यानी कि 33%। यह आरक्षण महिलाओं का। अभी आपने देखा होगा कि संविधान के अनुच्छेद 73 और 74 में संविधान संशोधन के बाद में ही ये आपकी पंचायती राज व्यवस्था जो है वो जोड़ी जाती है, ठीक है। जी। अच्छा, नगर निगम का अध्यक्ष कौन है, जिसको मेयर बोलते हैं? इसका निर्वाचन होता है कैसे? नगर की द्वारा। जनता के द्वारा। हम और आप सभी लोग करवाते ही करवाते हैं, ठीक है, तो ये भी है। अब अगर ये प्रश्न बना लिया ऐसे कि उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री जो है अभी तक कितनी हुई है, तो 2 हुई है। कितनी हुई टोटल? 2। अच्छा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष तो है पुरुषोत्तम टंडन दास जी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, ये आ चुका है, ये आ भी सकता है। राज्य मानवाधिकार का गठन कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2002। ये भी इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार हर राज्य में अपना होता है भाई। अगर किसी के ह्यूमन जो राइट्स हैं अगर उनका वायलेशन होता है तो फिर ये एक्शन उन पर लेता है, ठीक जी। अच्छा, राज्य सूचना आयोग का गठन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य सूचना आयोग 14 सितंबर 2005। हाँ, मतलब मोस्टली ये ईयर हमसे पूछे जाते हैं। अगर कोई कहानियां बैठा हो, मान लो गुस्सा उत्सा हो, घर से लड़ाई लड़के आए हो बीवी से, तो फिर वो मंथ के साथ डेट भी पूछता है सब। वैसे 2005 हमें याद रखना है, ठीक। चलिए, वेरी गुड। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, जितने भी राज्य प्रशासन होता है ना, उसका शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी है। मतलब राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो भैया जी और बहनी जी याद कर लो, मुख्य सचिव। सचिव से बड़ा कोई नहीं। वैसे आप समझ लो, आप तो जानते हैं भाई, हमारे जो सेंट्रल लेवल में है सचिव से बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता। वैसे राज्य में भी सचिव से बड़ा कोई नहीं होता, ठीक है। बस मुख्यालय में अब ये देखो, ये कुछ कुछ जो है नाम दिए गए जिनके मुख्यालय हैं, मुख्यालयों से भिन्न नाम वाले जिले, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पीसीएस के क्वेश्चन में आ ही जाता है अपर वाले में। जैसे अमेठी है, अमेठी का नाम सुने होंगे आप। अब ये मैच कराने के लिए आएगा कि अमेठी का मुख्यालय क्या है, तो ये क्या आंसर लगाएंगे? गौरीगंज। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना। ये मैच कराने के लिए आते हैं, या इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है या सही सुमेलित है, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। जिलों के नाम प्लस उनके हेडक्वार्टर्स, तो ये हमें याद रखना है। फिर से समझ लो, अमेठी, गौरीगंज, कौशाम्बी, मंझनपुर, कुशीनगर, पडरौना और सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज। अब इस बार का जो पेपर होने वाला है आपका 27 अक्टूबर को, अगले महीने में, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है भाई लोगों का। और जालौन का है उरई। क्या है ये? उरई। संत कबीर नगर का क्या है? खलीलाबाद हो गया। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। एक बार क्वेश्चन पूछा था पीसीएस के, आई थिंक 2016-17 वाला पेपर होगा, उसमें उन्होंने पूछा था कि जो आपका नोएडा है वो किस में आता है, तो अलग अलग उदाहरण दे रखे थे, उसमें गौतम बुद्ध नगर था, ठीक है। तो अम्बेडकर नगर का हेडक्वार्टर क्या है? अकबरपुर। अम्बेडकर नगर अकबरपुर। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। फरुखाबाद का हेडक्वार्टर फतेहगढ़। इनको आप नोट करो बढ़िया से, देखो, ठीक है। ये एक याद करना, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और आप अगर आपको लगता है ये आपके लिए यूजफुल है तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है ना। माहौल बदल दो भाई, माहौल। चलो, अब देखो संभल का क्या है? पंबासा है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। ये याद रखना, ये पूछा गया था। कानपुर देहात का हेडक्वार्टर क्या है? अकबरपुर माती। सिंगल स्टेटमेंट में भी आ सकता है, जो है कंप्रिहेंशन टाइप में भी पूछ सकते हैं। तो अच्छा, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2017 में निर्वाचित महिला। अच्छा, ये भी समझना, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी थी? 17, और बाद में अभी कितना हो गया है? 18, ठीक है ना। तो 17वां जो है कौन सा है? शाहजहानपुर हमारा बना था, ठीक। चलो, टोटल कितने हैं मंडल? 18। 18, वेरी गुड। अब ये देखो,
उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, ठीक है ना, जी वो कब गठित हुआ? 9 मार्च। ये इंपॉर्टेंट है, 9 मार्च 1993 में। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों का के सीएम पदों का जो है सुशोभित करने वाले नेता कौन है? नारायण दत्त तिवारी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ये ऐसे सीएम महोदय हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के सीएम पद रहा है इनके पास, मतलब एक टाइम में दोनों जगह के सीएम रहे हैं। ये क्या नाम इनका है? ये प्रदेश का नारायण, विभाजन होने से पहले या बाद में? मतलब जैसे विभाजन हुआ था उस टाइम का है तुरंत। हाँ, तो ये कौन है? नारायण दत्त तिवारी। तिवारी। अब पहले तो एक ही था ना, तो तब रहे होंगे ये। तब कैसे रहेंगे जब दो बन गए हैं? उस टाइम रिसेंटली बना ही था। जी। तो इन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के पद जो सीएम के रूप में सुशोभित किया था पद को। तो उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले, अब ये प्रश्न बन जाता है, ये प्रश्न आ भी सकता है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले बताओ जहां पर कम विधानसभा वाली मतलब सीटें जो हैं यहाँ से एमएलए कम आते हो। तो उसमें चित्रकूट में बहुत कम है, महोबा में, श्रावस्ती में। यहाँ कितनी कितनी सीटें हैं? 2। अब यहाँ प्रश्न कैसे बनाएंगे? इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जिनमें विधानसभा की 2 सीटें नहीं हैं? अब अगर आपको पता है कि चित्रकूट है, महोबा है, श्रावस्ती, तो कर लेंगे, है कि नहीं? या इस तरीके से बना सकते हैं कि ऐसे कौन से वे राज्य जिले हैं जिनमें सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, तब भी चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती। बात समझ में आ रही है? जी। चलो, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला आ गया, एनसीआर रीजन, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली का क्षेत्र जो है एनसीआर रीजन बोला जाता है, में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कुल कितनी है? 8। अगर प्रश्न बना दिया जाए कि एनसीआर जो दिल्ली का रीजन है उसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं, 8। तो आंसर हो जाएगा 8। अब दूसरा प्रश्न बनाया जाए कि ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जो एनसीआर रीजन में नहीं आता है, तो पहले आने वाले पता होने चाहिए। तो मेरठ आता है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये आपके 8 लिखे हैं। ये 8 कहाँ आते हैं? एनसीआर रीजन में। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, जो हमारी राजधानी है उसके क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, अब ये जो बचा हुआ है उत्तर प्रदेश की मृदा है, कृषि है और जो पशुपालन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।